Hello students, today we will discuss the important question answers of the chapter Control and Coordination. See, there are so many questions which are belong to the previous year question papers and the board related questions. So please focus on all the questions, and before starting this, I hope you all are fine at your home. Please stay home and do study. As you know, COVID-19 cases continuously raising, so that please stay safe. And let's start the important question answers. The first question is the define homeostasis. Means homeostasis क्या होता है? दैट मीन्स टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट. हमारे अंदर का जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो अंदर का सिचुएशन है, टेम्परेचर है, एवरीथिंग कांस्टेंट रहे, यानी कि ना वो ज़्यादा हो ना या कम हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमें कोई ना कोई डिजीजेस हो जाती हैं. तो इंटरनल टेम्परेचर को या एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने को ही क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस. नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विद फंक्शन. तो ब्रेन के 3 पार्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बताए थे आपको, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेड्यूला. तो उसमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है दैट इज द सेरेब्रम. तो सेरेब्रम जो होता है इसका फंक्शन क्या है? ये इट इज़ अ सीट ऑफ हाई फैकल्टीज सच एज द इंटेलिजेंस, विल पावर, इमोशंस, एक्सपीरियंस, मेमोरी एंड लर्निंग, रीजनिंग. हर वो चीज़, हर वॉलंटरी एक्टिविटी, हर इंटेलिजेंस, विल पावर, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, जो भी आपको लर्न है, जो भी आप सीखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, रीज़न देते हैं, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द सेरेब्रम. ओके, नेक्स्ट इज द विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़. तो अगेन ब्रेन का वो थर्ड पार्ट दैट इज द मेड्यूला ऑब्लंगाटा. ये हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. इनवॉलंटरी एक्टिविटी मीन्स ऐसी एक्टिविटी जो हमारे विल पावर में नहीं होती, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती. जैसे कि हार्ट बीट करता है ना. तो जो हार्ट बीट करता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं. जैसे कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता. क्लियर? तो ये क्या है आपके इनवॉलंटरी एक्टिविटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी ये टॉपिक पढ़ाती हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद द डायग्राम. ओके, रिफ्लेक्स एक्शंस आर दी ऑटोनॉमिक या ऑटोमेटिक, स्पॉन्टेनियस एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी टू स्टिमुलाई विदाउट इन्वॉल्विंग द विल पावर. रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा विल पावर नहीं इन्वॉल्व होता. यहाँ पर हम इनवॉलेंट्री एक्टिविटी करते. इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग नहीं होती. जैसे अगर आपको कोई चीज़ किसी चीज़ से मार रहा है, कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बेंट होना शुरू करते हैं. अगर बहुत तेज़ लाइट आ रही है तो आप अपनी आइज़ को क्लोज कर देते हैं. तो आप ये विलिंगली नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में होता है. क्लियर? तो ये एक स्पॉन्टेनियस होने वाला रिएक्शन है, ऑटोमेटिक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, डिफाइन साइनैप्स. साइनैप्स क्या होता है? देखिए, हमने पढ़े थे कि न्यूरॉन जो है बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम की. ओके, तो हर 2 न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं? साइनैप्स. यानी कि टर्मिनल एंडिंग ऑफ दिस इज नॉट एग्जाम. टर्मिनल एंडिंग ऑफ न्यूरॉन of one neuron is very closely placed to the dendrite of the other. मतलब मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ कि ये हमारे पास एक न्यूरॉन है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक न्यूरॉन है. ये एक न्यूरॉन का लास्ट एंड है. ये तो डेंड्राइट्स हो गए हैं. ठीक है, ये क्या? एक्सॉन है, एंड दिस इज द एक्सॉन एंडिंग. क्लियर? यहाँ से दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है. ठीक है, यहाँ से आपका क्या है? दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है. तो इन दोनों के बीच का गैप, एक सेकेंड मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ. ये हो गया आपका एक न्यूरॉन सपोज. ठीक है, ये एक न्यूरॉन का जो आ रहा है, ये दीज आर दी डेंड्राइट्स, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, एंड दिस इज द एक्सॉन एंडिंग टर्मिनल. अब ऐसा ही पूरा का पूरा न्यूरॉन शुरू होता है यहाँ से भी. ठीक है, और ये इसका क्या हो गया? ऐसे. तो इन दोनों के जो बीच का गैप है, ये आपको दिख रहा है एक्सॉन एंडिंग, और ये जो है आपका इन दोनों के ये डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन का,
उनके बीच में एक गैप है, इस गैप को क्या कहेंगे हम? साइनेप्स। ओके, तो टर्मिनल एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन इज वेरी क्लोजली placed to the dendrites of the another neuron without any physical contact. आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, it is a gap between two neurons, या it is a gap between one is the ending of one neuron ending and another neuron dendrites. ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन अभी मैंने बताया आपको सडन एक्शन होता है, और जो हम वॉक कर रहे हैं, है ना, चलना, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो, जो रिफ्लेक्स एक्शन है अभी मैंने बताया था इट इज़ इनवॉलंटरी, वो हमारी विल पावर पे नहीं होता, वो अपने आप होता है, जबकि वॉक करना वॉलंटरी है, आप जब चाहो नहीं करो वॉक, आप बैठ जाओ, है ना, तो ये क्या है, पूरा का पूरा वॉलंटरी एक्शन है। Reflex action controlled by the spinal cord while the walking is controlled by the brain. ठीक है, तो जितने भी हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो सब कहाँ से होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से, जबकि वॉक करना आपके कौन से पार्ट से हो रहा है? ब्रेन से। ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ, जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसके लिए किसी ना किसी स्टिमुलाई की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई स्टिमुलस होना चाहिए, तभी आप रिफ्लेक्स एक्शन देंगे। ओके, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ब्राइट लाइट आई तो आपने अपने आई क्लोज कर दी है, श्रिंक कर दी है, तो क्यों करी? क्योंकि ब्राइट लाइट आई है ना, ऑटोमेटिकली हो गई। जैसे कोई अगर टेस्टी फूड रखा है तो आप सलाइवेशन करेंगे, है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होगा, तो ये क्या आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, जब कोई स्टिमुलाई आपके सामने हो। जबकि जो आपके क्या होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, उसके लिए हमें किसी स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? तो मैंने अभी बताया कि सारे रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ से कंट्रोल होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से, तो ब्रेन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती रिफ्लेक्स एक्शन में। क्लियर? वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल? आपको क्यों कहा जाता है कि ऐसा सॉल्ट लीजिए जिसमें आयोडीन हो? क्योंकि जो आयोडीन होता है वो थायरॉक्साइन हार्मोन को सिक्रीट करने में हेल्प करता है हमारी थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? हमारे नेक में। कहाँ पर होती है? नेक में। तो नेक में थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? थायरॉक्साइन हार्मोन, और इस हार्मोन के प्रॉपर सिक्रीशन के लिए हमें आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? गॉइटर डिजीज़ हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमें गॉइटर से प्रिवेंट करता है, इसलिए आयोडाइज सॉल्ट खाना है। वाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्ट लेस ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्ट लेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं होती, और ये अपना जो भी सिक्रीट करते हैं, क्या, जैसे एंडोक्राइन क्या सिक्रीट करती हैं? हार्मोन्स, तो हार्मोन्स को डायरेक्टली पोर करती हैं कहाँ पर? ब्लड में, तो इनमें डक्ट्स की रिक्वायरमेंट वैसे भी नहीं होती। क्लियर? नेम द रिसेप्टर फाउंड इन द टंग एंड नोज। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आ चुका है पहले भी बोर्ड में। तो गस्टेटरी होते हैं टंग में और ऑल्फैक्टरी होते हैं नोज में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। डिफाइन हार्मोन्स, वैसे ही सारे ही क्वेश्चन जो बता रही हूँ ये सारे क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुके हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो जिसे कौन सिक्रीट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इनका एक स्पेसिफिक इफेक्ट होता है एक स्पेसिफिक टिश्यू पे। ठीक है, जैसे अभी आपको बताया कि थायराइड क्या है? ग्लैंड है। कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड। वो सिक्रीट क्या करती है? थायरॉक्साइन हार्मोन सिक्रीट करती है, और उसका इफेक्ट क्या है कि वो हमें गॉइटर डिजीज से प्रिवेंट करते हैं, प्लस हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज करते हैं, है ना। तो हर एक हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जिसका एक स्पेसिफिक इफेक्ट होता है स्पेसिफिक टिश्यू पे। ओके, वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? मास्टर किसे कहते हैं? जो सबको कंट्रोल करता है ना। जैसे आपकी टीचर है, तो टीचर आपको क्या करती है? कंट्रोल करती है, तो वो क्या है? मास्टर है। तो यहाँ पर क्या होता है? मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को इसलिए कहा जाता है कि पिट्यूटरी बाकी सारी ग्लैंड्स को भी क्या करती है? रेगुलेट करती है, उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इज राइट 4 मेन डिफरेंसेस बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। आप पढ़ चुके हैं कि पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है बॉडी का, वो 2 सिस्टम से चल रहा है, एक नर्वस सिस्टम से और एक एंडोक्राइन सिस्टम से। तो इनके बीच के आप 4 डिफरेंसेस क्या होते हैं वो जानेंगे। तो नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट वर्क करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम स्लो वर्क करता है।
ठीक है ना। देखो फास्ट कैसे वर्क करता है, अगर आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो आप विद इन अ सेकेंड आप क्या कर देते हैं, अपना हैंड रिमूव कर देते हैं, करते हैं ना, तो बहुत फास्ट हुआ। लेकिन आप में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो, आप एक ही दिन में तो सोए और पता चले अगले दिन आप 6 फीट लंबे हो गए, ऐसा तो नहीं होता ना। स्लोली स्लोली बचपन से लेकर के अभी बड़े होने तक हमारा क्या कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या कर रहा है, स्लो वर्क करता है। द इफेक्ट ऑफ नर्व इम्पल्स इज अ शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, ठीक है ना। मतलब जो आपका नर्वस सिस्टम है वो काम तो जल्दी करता है, लेकिन जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो बहुत थोड़े टाइम के लिए जनरेट होती हैं, जब तक वो काम करना है। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम प्रोलॉन्ग्ड काम करता है, यानी कि अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए वो क्या करेगा, सिक्रीट होगा, ताकि उसके एक्शंस भी थोड़ा लॉन्ग इफेक्टिव हो, ठीक है। नर्व सिस्टम हैज़ वेरी लिटिल रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो एज सच नर्वस सिस्टम का कोई ऐसा रोल नहीं होता ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है, क्योंकि वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। नर्वस सिस्टम वर्क्स बाय द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, है ना। एंड जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इट्स बाय ओनली, ठीक है। तो वर्क्स बाय द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस एंड अदर वन बाय द रिलीज ऑफ केमिकल मैसेंजर हार्मोन, ठीक है ना। तो बाकी उसका क्या है, वो केमिकली मैसेज करता है, यानी कि नर्वस सिस्टम नर्व इम्पल्सेस का कंडक्शन की हेल्प से होता है, और एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन साइटोकाइनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोकने का काम करता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। इट इंड्यूसेस डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी का मतलब होता है रेस्टिंग पीरियड, किसी भी चीज़ की ग्रोथ ना करना, डॉर्मेंसी। तो ये इंड्यूस यानी कि ये सीड्स को क्या कर देता है, डॉर्मेंट कर देता है, ताकि सीड आगे प्लांट में कन्वर्ट ना हो सके। और ये क्या करता है, इट कॉज एजिंग इन लीव्स, प्लांट को बुढ़ा कर देता है और उसको क्या कर देगा, शेड कर देगा, ठीक है, लीव्स को क्या कर देगा, शेड, गिरा देगा। साइटोकाइनिन इसके ऑपोजिट वर्क करता है। एक तो साइटोकाइनिन का इंपॉर्टेंट काम है वो सेल डिवीजन करता है, तो क्योंकि वो सेल डिवीजन कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सेल डिवीजन करे तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। जैसे इंड्यूसर कौन है, एब्सिसिक एसिड, रोकने का काम करता है, और ये क्या है, प्रोमोटर हार्मोन है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके अलावा साइटोकाइनिन ऑपोजिट वर्क करेगा, ये इंड्यूस करता है, ये ब्रेक करेगा डॉर्मेंसी को। ये एजिंग करता है लीव्स की, और ये क्या करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, कौन, साइटोकाइनिन। उसके अलावा स्टोमेटा को ओपन करने का काम करता है साइटोकाइनिन, और एब्सिसिक उसको क्लोज करने का काम करता है। क्लियर, तो ऑपोजिट हैं ये दोनों, इसीलिए एक दूसरे के साथ फंक्शंस इसके पूछे गए हैं। हो सकता है डिफरेंस भी इसमें पूछा जाए तो सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई एड्रेनलिन हार्मोन नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, एड्रेनलिन को इमरजेंसी क्यों कहते हैं, क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन हमारी हर इमरजेंसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल स्टेट में, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हमें किसी से लड़ाई करनी है, हमें कहीं से भागना है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज़ करता है, प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, एक सेकेंड, क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा, एंड रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज़ करेगा, ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज़ करेगा, ताकि हम क्या कर सके, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स दे सके। ओके, नेक्स्ट आता है वाई आर दी सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, जो जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ होती है जिनको, है ना, उनको क्या दिए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो क्यों उनको डायबिटीज़ क्यों हुई, क्योंकि उनकी बॉडी में जो पेनक्रियास है, ठीक है, पेनक्रियास प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा,
तो पेनक्रियास का काम होता है इंसुलिन को सिक्रीट करना। अब जब पेनक्रियास इंसुलिन ही नहीं सिक्रीट करेगा तो जो भी हम खाएंगे, हमारी बॉडी का जो भी ग्लूकोज होगा, उसको कैसे कम करेंगे? तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए उसको कम करने के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो इंसुलिन हम कहाँ से करेंगे? बाहर से, यानी कि इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाएंगे उसके। ठीक है, दस टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ insulin injections. Okay, next है how is the movement of leaves of the sensitive plant different from the movement of a shoot towards light? ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि जो मूवमेंट है लीव्स का, आपको मिमोसा पेडिका याद होगा, है ना, टच मी नॉट जो प्लांट है वो क्या शो करता है? थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है, टच सेंसिटिव होता है ना, तो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट शो करता है। जबकि मैंने बताया था कि आपने खिड़की में कोई प्लांट रख दिया तो वो क्या हो जाता है? बाहर की तरफ चला जाता है, टुवर्ड लाइट चला जाता है। तो वो कौन सा करता है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो प्लांट में दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है नास्टिक मूवमेंट और एक होता है आपका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो देखो, जो लीव्स शो कर रही हैं सेंसिटिव प्लांट की, वो है नास्टिक मूवमेंट, और जो शूट शो कर रहा है टुवर्ड्स लाइट, वो क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये क्या हो गए? डिफरेंसेस हो गए। ये पहला वाला जो है ये नॉन डायरेक्शनल है, नॉन ग्रोथ प्रमोटर है, और दूसरा वाला क्या है? डायरेक्शनल है और ग्रोथ प्रमोटर है। डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क। आप रिफ्लेक्स एक्शन समझ चुके हैं ना, तो उसी एक्शन के टाइम पे जो भी पाथ कवर्ड होता है, इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू द इफेक्टर थ्रू सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। ये मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती? तो हम अगरबत्ती की स्मेल कैसे डिटेक्ट करते हैं? क्योंकि हमारे नोज़ में क्या लगे होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स लगे होते हैं। तो वो क्या करते हैं? अगरबत्ती की स्मेल या किसी भी चीज़ की स्मेल को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो नोज़ है वो काफ़ी सारी स्मेल्स को याद रख सकता है। जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है ना, काफ़ी सारी स्मेल्स को, अबव 1000 स्मेल को याद रख सकता है। Which signals will get disrupted in case of the spinal cord injury? तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है रिफ्लेक्स एक्शंस को देना। अगर किसी की स्पाइनल कॉर्ड ब्रेक हो गई तो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं दे सकता, जिसको आप पैरालिसिस भी बोलते हैं। ओके, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इसे आप लर्न करिएगा। ठीक है ना, एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।